हेलो, नमस्ते सभी दीदी भैया को। हेलो। नमस्ते बहन हेलो, जी, नमस्ते। नमस्ते। आवाज नहीं आ रही नमस था, ये पता नहीं क्या मेरा ही। नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते दीदी। नमस्ते बहन जी। 8:08 हो चुके हैं। हम अपनी गोष्ठी प्रारंभ करते हैं। परम पूजनीय बाबा जी को कृतज्ञता, गौरव, सभी मूल्यों के साथ में याद करते हुए, उनके प्रमाण को स्मृति में रखते हुए, उस पवित्रता के साथ उस व्यवस्था को हम अध्ययन विधि से समझने जा रहे हैं। तो पिछली गोष्ठी में मैं नहीं शामिल हो पाई थी। उसकी पिछली गोष्ठी में हम जीवन क्रिया कर रहे थे। जीवन क्रिया में 4.5 क्रिया तक हम पहुंचे थे और आगे की क्रिया शेष है। तो हम वहीं से शुरू करते हैं। साक्षात्कार तक हम रुके हुए थे। क्या ऐसा चलना ठीक है या फिर कुछ और करने के भी सोचे हैं? ठीक है दीदी, सबको जैसे। ठीक है दीदी। ठीक है, तो कमलेश का म्यूट हटा लीजिए और हम आगे चलते हैं अब। हाँ दीदी। तो इसका सार आपने भी बहुत अच्छा रखा, मधु बहन ने भी बहुत अच्छा रखा है। तो लगभग लग रहा है कि हम जो समझ रहे हैं या हम जो बातचीत कर रहे हैं वो संप्रेषित तो हो पा रही है। अब धीरे धीरे अध्ययन विधि से इसको हम और बारीकी से अध्ययन करेंगे। अभी जितना सरलता से हो सके, जितना सहजता से हो सके, इसको मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो चीजें हो गई है हमारे इसमें 4.5 क्रिया में, तो ये सभी चीजें अंतर संबंधित हैं। कोई एक क्रिया से शुरू हो रहा है, कोई एक क्रिया में खत्म हो रहा है, ऐसे नहीं है। ये अगर एक क्रिया शुरू हुई तो वो आवर्तन होके फिर उस क्रिया में आती है। तो ये सब कुछ जुड़े हुए हैं। तो हमने साक्षात्कार पर अंत किया था और साक्षात्कार से ही शुरू कर रहे हैं। ठीक है कमलेश भैया? हाँ दीदी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीदी, आ रही है, बढ़िया आ रही है। जी। तो मेरे ख्याल से सुख की आशा में हम चयन आस्वादन कर रहे हैं। इस जगह को, इस स्थली को नाम दिए हैं मन। सुख की आशा में हम तुलन विश्लेषण कर रहे हैं विचार पूर्वक। इस जगह का नाम है वृत्ति। सुख की आशा में हम संवेदनाओं को ही सुख मान लेते हैं, इंद्रियों में ही सुख मान लेते हैं। इसका स्थली का नाम है चित्त, जिसमें चित्रण क्रिया तक हम देख पाते हैं। और मनुष्य संज्ञानशीलता में नहीं है, इसीलिए तुलन पूरा नहीं हो पा रहा है। तुलन अभी प्रिय, अप्रिय, हित, अहित और लाभ, अलाभ के अर्थ में ही हो रहा है। इसीलिए सब कुछ करने के बाद भी तृप्ति नहीं है, एक अतृप्ति मनुष्य में बनी हुई है, ये दिखती है। यहाँ तक ठीक है ना भैया? लास्ट लाइन क्या बोले दीदी, वृत्ति का क्या बताए? लास्ट लाइन हम यही बात कर रहे थे कि जब तक मनुष्य 4.5 क्रिया में जीता रहता है हाँ। तो तृप्ति की तलाश
हाँ जारी ही रहती है। सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी हम्म, हम तृप्ति स्थली तक नहीं पहुंच पाते हैं। उस तृप्ति की तलाश में मनुष्य फिर कुछ और विकल्प को समझने के लिए कोशिश करता है। हम्म, तो अब हम आखिरी में साक्षात्कार की क्रिया पर हम अंत करे थे, तो साक्षात्कार वहीं से हम शुरू करते हैं। तो हाँ दीदी। साक्षात्कार को जैसे एक अगर सिंपल भाषा में हम लें तो हम बोलते हैं अरे साक्षात मैंने देवी के दर्शन किए हैं। इस तरह के शब्द हम आम हम्म, अपने जीवन में सुनने को मिलता है, एकदम साक्षात मैंने देखा है भाई। तो साक्षात मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो झूठ नहीं हो सकता। इसको अभी हम एक प्रचलित भाषा में साक्षात कहते हैं। अभी इसको कैसे अब हम्म, हम कैसे समझ रहे हैं? साक्षात आकार मतलब अस्तित्व में जो भी वस्तुएं हैं उसका साक्षात आकार मैंने खुद ही देख लिया। तो क्या मतलब है, इसको हम सरल से इसे समझे तो साक्षात्कार की वस्तु क्या है, क्या चीज हमको समझ में आ जाए तो हम कहेंगे भाई साक्षात्कार की क्रिया हुई। अब यहाँ से जितनी हम क्रियाओं को लेंगे उसमें थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कुछ समझ में आ रहा है ये भी समझ में आता है, और ये समझ में नहीं आया ये भी समझ में आता है। दोनों ही चीज समझ में आते हैं, है ना। तो साक्षात्कार की हाँ, वस्तु क्या है? वो है सह अस्तित्व। सह अस्तित्व में विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, ये साक्षात्कार की वस्तु है। ठीक है। इसको हाँ और दीदी। सरल से हम समझते हैं तो शुभ के लिए जितनी भी सूचना मतलब जितने भी शब्द हमको मिलते हैं, शुभ के अर्थ में जितनी भी सूचना या शब्द मिलते हैं उससे जो वस्तु मतलब उसका जो अर्थ समझ में आ जाता है उसको कल्पना में हम पूरा भर लेते हैं। इसको कहते हैं साक्षात्कार। फिर से बोलती हूँ, शुभ के अर्थ में हमने जो कुछ भी सुना देखा किया, है ना, जो कुछ भी हमें सूचना, अभी तो हमें शुभ के अर्थ में कुछ किया नहीं है, है ना, केवल कल्पना में है। और वो कुछ भी पूरा सुना नहीं है तो पूरा कल्पना में भी नहीं आता, एक अधूरा सा रहता है। तो शुभ के अर्थ में पूरी सूचना का हो जाना, और फिर उस सूचना से कोई वस्तु के बारे में बता रहे हैं, उसको कोई अर्थ बता रहे हैं, जैसे जीवन को बता रहे हैं, तो उसकी पूरी क्रियाओं को हम देखते हैं समझते हैं। जब पूरा सुन लेते हैं तो हमें उसका कुछ अर्थ समझ में आता है। जब अर्थ थोड़ा समझ में आता है तो कल्पना पूरी भर जाती है उससे, उस अर्थ से। इसको हम बोल रहे हैं साक्षात्कार, जो चित्त में होता है। इसका मतलब जो वस्तु जैसी है अस्तित्व में, उसके रूप गुण स्वभाव और धर्म के साथ ऐसा मुझे पूरा का पूरा समझ में आता है। तो साक्षात्कार की प्रक्रिया क्या हुई? पहले पूरा सुन लेना, है ना। पूरा सुने बगैर कल्पना नहीं बनती, आधी आधी बनती है। जैसे हमें किसी ने सड़क का रास्ता बताया कि कुम्हारी से हींगना ऐसे आते हैं, और उसने आधी सूचना दी तो हम आधी कल्पना करके हींगना तक नहीं पहुंच सकते। इसी तरह से साक्षात्कार या अनुभव तक पहुंचने के लिए हमारा पूरा पठन होना आवश्यक है। पूरा पठन होने से कल्पना उससे भर जाती है, उस अर्थ से। क्या ये स्पष्ट हो पाया? साक्षात्कार। हाँ दीदी। हाँ दीदी। जी, बढ़िया। तो अब साक्षात्कार, ये हमारा सारा पुरुषार्थ, जितनी भी मेहनत है ना, निरंतर सुख को पाने के लिए हम सभी मेहनत कर रहे हैं, तो ये सारी मेहनत सारा पुरुषार्थ केवल साक्षात्कार तक है। और साक्षात्कार की जो वस्तु है वही बोध की वस्तु है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, वस्तु रूप में एक है।
पर अब हम साक्षात्कार से अब बोध में जाते हैं। तो बोध में क्या देखते हैं, ये जैसे हम कहेंगे कि पूर्ण स्वीकृति हो गई। बोध को हम क्या कहेंगे, जो मैंने समझा है उसको मैंने मान लिया है, उसको वो मुझे पूर्ण तरह से स्वीकार हो गया है, तो उसको कहेंगे बोध, है ना। जैसे हम कोई चीज समझ लेते हैं, हाँ भाई यही है और कुछ है ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं है, उसको हम कह रहे हैं बोध, मतलब पूर्ण स्वीकृति हम कह रहे हैं। मतलब अब कोई भ्रम नहीं रह गया, किसी भी प्रकार का क्यों है कैसे, अब मेरा कोई भ्रम नहीं है ना। अब मेरे पास कोई भ्रम नहीं है, उसको हम कह रहे हैं बोध, निर्भ्रमता की स्थिति। ये ठीक हुआ भैया? हाँ दीदी। हाँ, तो जब हमारा निर्भ्रमता की स्थिति होती है तो हम जीने के लिए हम उत्सुक होते हैं, है ना। हम संकल्प लेते हैं, यह संकल्प लेने की भी चीज नहीं है, स्वयं स्फूर्त संकल्प होता है। जैसे कुछ चीज समझने के बाद हमारा स्वयं स्फूर्त संकल्प होता है, हमसे कोई संकल्प लेने को नहीं कह रहा है, स्वयं स्फूर्त एक संकल्प की स्थिति आती है। तो उसका हम जो ऋतंभरा की एक स्थिति को हम देखते हैं, तो जब कोई बात निर्भ्रमता की स्थिति है तो ऋतम भरा मतलब कोई चीज भरा हुआ है। तो ऋतम भरा मतलब है कि क्या चीज से भरा हुआ है। अब जो मेरा बुद्धि का क्षेत्र है वो सत्य से भर गया है, पूरा भर चुका है सत्य से, वहां पे भ्रम का कोई स्थान नहीं है, वहां पे केवल ज्ञान ही ज्ञान है, जो जैसा है वैसे ही दिख रहा, ना अधिमूल्यन है, ना अवमूल्यन है, ना निर्मूल्यन है। इसको हम बोल रहे हैं ऋतम भरा, सत्य से भरा संकल्प, है ना, क्योंकि सत्य के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो सत्य से भरा संकल्प, इससे एक पूर्ण अधिकार की स्थिति, मतलब स्वयं में विश्वास की स्थिति मनुष्य को दिखती है। यहाँ तक ठीक है? हाँ दीदी, रितंबरा को थोड़ा सा और। हाँ, ऋतंभरा जैसे साक्षात्कार में हमने बोला कि साक्षात्कार में हमने ये बोला कि शुभ के लिए जितनी सूचनाएं हमें मिलती है उसका अर्थ हमको समझ में आ जाता है ना। सह अस्तित्व, विकास क्रम, जागृति, ये सब कुछ हमें समझ में आ जाता है। रूप गुण के ज्यादा उसका परिप्रेक्ष्य है। तो क्या होता है, जब ये समझ पूरी होगी तो साक्षात्कार और बोध का एक ही वस्तु है, तो एक स्वयं स्फूर्त स्वानुशासन की स्थिति दिखती है। तो स्वानुशासन की स्थिति में स्वयं स्फूर्त संकल्प है। अब ये संकल्प का अगर हम इसका गति रूप में देखें तो ऋतंभरा एक वस्तु दिखती है। तो हमारे स्वयं में क्या चीज दिख रही है, सत्य से भरा हमारा पूरा संकल्प है, वो क्वेश्चनेबल नहीं है, हमारा पूर्ण अधिकार है हर वस्तु पर, हर क्रिया पर, वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, पूर्ण अधिकार है। एक स्वयं में विश्वास की स्थिति है ना। अभी कोई हमें अधिकार देता है, कभी हम अधिकार होते हुए भी उसको हम पूरा नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि सत्य को पूर्णतः समझे नहीं है। तो सत्य हाँ समझ दीदी। में आने के बाद, जैसे हमेशा अपन, जैसे एक रुई को अगर हम पानी में डुबो दे तो कैसे वो रुई से भरा हुआ सा दिखाई देता है ना, पूरा भरा हुआ है रुई से, ऐसे उसका एक एक हर चीज। उसी तरीके से बोध में ऋतंभरा का जो क्रिया है वो है सत्य से भरा मेरा संकल्प हो जाता है ना। हाँ दीदी। तो अब इसके आगे हम अनुभव और प्रामाणिकता में चलते हैं, जो आत्मा के क्षेत्र में होता है। तो जब हम आत्मा कह रहे हैं और बुद्धि कह रहे हैं, तो आत्मा एक मध्यांश की वस्तु है और बुद्धि प्रथम परिवेश है।
है ना। तो हाँ, आत्मा और बुद्धि, इसमें गलत का प्रभाव ही नहीं है, यहाँ तक गलत पहुंचता ही नहीं। मन, वृत्ति और चित्त में आधा चित्रण तक ही सही है कि गलत है। ज्यादातर प्रिय हित लाभ की वस्तुएं का रीच वहीं तक है, वो उसके आगे जा ही नहीं सकते। बुद्धि और आत्मा केवल सत्य का ही वहां पे प्रभाव है, वहां पे असत्य पहुंचता ही नहीं। इसीलिए चित्त साक्षात चित्त जी, चित्त में नहीं होता इसका प्रभाव। चित्त से इसका प्रभाव शुरू होता है, पर चित्त में चित्रण क्रिया जो की है, वो उसमें भी असत्य का प्रभाव हम 4.5 में देख पाते हैं। पर मुख्य रूप से बुद्धि और आत्मा है, इसकी पूरी स्थिति गति में असत्य का प्रभाव ही नहीं रहता, केवल सत्य ही सत्य रहता है। ठीक है। चिंतन में तो दीदी आ सकता है ना, ऐसा लग रहा है। अभी हम चिंतन, जब हम अनुभव से लौटेंगे तब हम उसे चिंतन कहेंगे। अभी हम साक्षात्कार में चल रहे हैं, जब हम अच्छा, अनुभव की ओर बढ़ रहे हैं तब वो चिंतन वाले जगह को हम साक्षात्कार कहते हैं। अभी चिंतन शुरू नहीं हुआ है। अच्छा। जब हम अनुभव की रोशनी में रहेंगे, है ना, अनुभव के बाद जो स्थिति होगी वो कहलाती है चिंतन। अच्छा, अभी चिंतन अभी नहीं चल रहा है ऐसा। नहीं, अभी चिंतन की क्रिया नहीं है, अभी वो उसमें साक्षात्कार है। अभी अनुभव की घटना हुई नहीं है ना। अभी अनुभव की ओर हम अध्ययन पूर्वक बढ़ रहे हैं, उसको हम देख रहे हैं। हम्म, तो अब हम अनुभव में चल रहे हैं। तो हम्म, अनुभव जो है वो एक नाम है तृप्ति स्थली का। जैसे हर मनुष्य बोलता है मुझे तृप्त होना है ना, मुझे हम्म, पूर्ण तृप्त होना है, मुझे निरंतर सुख चाहिए। वो हम्म, तृप्ति स्थली का नाम है अनुभव, जिसमें हमें व्यापक पारगामी है, व्यापक सर्वत्र एक सा विद्यमान है, ये समझ में आता है। तो कभी भी तृप्ति स्थली के लिए दो वस्तु चाहिए, है ना। जैसे जानना और मानना, मानना और पहचानना। तो जानने का प्रमाण है मानना, वो तृप्ति स्थली है। मानने का पहचान है का प्रमाण है पहचानना, और पहचानने का प्रमाण है निर्वाह करना। तो भी हम सरल रूप में बस इतना देखते हैं कि अनुभव मतलब तृप्ति स्थली, व्यापक, सर्वत्र, सब जगह एक सा विद्यमान है, ये समझ में आता है अनुभव में, हम्म, है ना। तो अनुभव का जो हम गति को, ये स्थिति है और गति है उसकी प्रामाणिकता। मतलब जो प्रमाण क्या देता है मनुष्य कुछ भी समझने के बाद, अनुभव का प्रमाण देता है, व्यवहार का प्रमाण देता है, और प्रयोग का मतलब कार्य का प्रमाण देता है। तो प्रामाणिकता मतलब प्रमाण का धारक वाहक। आगे अनुभव, प्रामाणिकता, पिछले बार हम लोगों ने वो डिस्प्ले किया था, वो डिस्प्ले अगर जी, सामने रख देंगे तो और क्लियर होगा। जी। जी दीदी मैं अनुभव के बाद प्रमाण होता है, प्रमाण के बाद प्रामाणिकता होता है ना। हाँ, अनुभव का गति रूप में हम प्रामाणिकता देखते हैं। वो डिस्प्ले भी कर दीजिएगा, हम जब तक चर्चा कर ही रहे हैं। तो प्रामाणिकता ता मतलब प्रमाण का निरंतरता हो गया, है ना। प्रमाण को भी जब हमें सब कुछ सर्वत्र व्यापक एक सा है, एक सा विद्यमान है, ये समझ में आता है, तो मेरा आचरण भी एक सा हो सबके साथ, ये समझ में आता है। हर वस्तु अपने आचरण के साथ एक सी है, पीढ़ी दर पीढ़ी, अनेक वर्षों तक। तो मेरा भी आचरण ऐसे ही है और कुछ है ही नहीं, ये समझ में आता है। तो क्या होता है, मैं क्या वहन करने लगती हूँ, जब तक नासमझी की स्थिति है तो मैं भ्रम को वहन कर रही हूँ, भ्रम को इसलिए बांट रही हूँ, भ्रम का ही प्रमाण दे रही हूँ। अभी जैसे मुझे समझ में आ गया कि, है ना, क्या व्यवस्था ही है, सब कुछ पारदर्शी है, सब कुछ व्यवस्थित है, सब कुछ निश्चित आचरण में है,
तो प्रामाणिकता का मैं प्रमाण के धारक वाहक बन गई। अब मैं क्या चीज लेकर चल रही हूँ, मैं क्या वहन कर रही हूँ, वो है प्रमाण को, है ना। अनुभव जो हुआ, जो ज्ञान हुआ, उसको अब मैं जी सकती हूँ। इसको कह रहे हैं प्रामाणिकता। और प्रमाण का अर्थ है पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो स्वीकार हो जाए, असल में उसी का नाम है प्रमाण। मैं जो कर रही हूँ, मेरे बच्चे उसको स्वीकार कर ले, उनके बच्चे उनको स्वीकार कर ले, है ना, उसी का नाम है असल में प्रमाण। पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे, तो इसको हम प्रामाणिकता कह कुछ रहे थोड़ा हैं सा प्रमाण। और अ, प्रमाण प्रामाणिकता को हम कह रहे हैं, जैसे अभी भ्रम की स्थिति में हमारे आचरण से क्या प्रमाण मिलता है कि हम भ्रमित हैं, हाँ है ना। हम यही बार बार हाँ प्रमाण देते हैं, प्रकृति के साथ जिए चाहे मानव संबंधों में जिए, हम यही बांटते चलते हैं। लेकिन जब अनुभव स्थिति है ना, अनुभव स्थिति मतलब तृप्ति मिल गई, मुझे तृप्ति हो गई, पूर्ण तृप्ति, मैं सब कुछ को जान लिया, है ना, मतलब मैं सब कुछ को जान चुका हूं, ये तृप्ति अगर आ गई तो क्या चीज का प्रमाण देंगे, मैं जो जाना हूं उसी का प्रमाण देंगे ना। उसको वहन कर रही हूं, अब मैं किसी प्रकार के नासमझी का वहन नहीं है, समझदारी को वहन करके चल रही हूँ। अब वो निरंतर जीवन रूप में एक स्थित हो गया है, वो अब नहीं बदलेगा। तो प्रामाणिकता मतलब मैं प्रमाण का धारक वाहक, उसको कैसे बोलूं, अब मैं हमेशा उसी को लेकर चलती हूँ। पीढ़ी दर पीढ़ी हर शरीर यात्रा में अब मैंने वहन कर लिया है, उसको स्वीकार कर लिया है, उसको हम कह रहे हैं प्रामाणिकता। उसकी निरंतरता हो गई मुझ में उस स्थिति की। और वो कैसे दिखती है, प्रमाण के रूप में। तो जब मैं शरीर के साथ उसमें जी रही हूँ का कोई तो एग्जांपल दीदी? किसका? प्रामाणिकता का कुछ एग्जांपल, जैसे कि मैं गुजरा मतलब जो है इसका प्रामाणिकता का छोटा सा कोई एग्जांपल देते। हाँ, प्रामाणिकता और प्रमाण एक ही चीज है, एक है उसकी निरंतरता। तो जैसे हम प्रमाण, क्या चीज का प्रमाण हम देते हैं समझदारी के बाद, अनुभव, विचार, व्यवहार और कार्य, केवल इन 4 चीजों का ही प्रमाण देते हैं सह अस्तित्व विधि से। सह अस्तित्व विधि से मैं विचार करता हूँ, सह अस्तित्व विधि से मैं व्यवहार करता हूँ, आवर्तनशील विधि से मैं कार्य करता हूँ, इसी चीज का हम प्रमाण देते हैं। इसकी निरंतरता हो जाना ही प्रामाणिकता है। एक जैसा व्यवहार है मेरा हर व्यक्ति के साथ, एक जैसा मूल्य है मेरा हर व्यक्ति के साथ। क्या ये स्पष्ट हो पाया? हाँ, अनुभव, विचार, व्यवहार, कार्य की व्यवहारिकता होना ही प्रामाणिकता है मतलब। हाँ, मतलब अभी भी इसी चीज का ही प्रमाण मिलता है। जैसे किसी के विचार, हम कैसे किसी को जांचते हैं, उसके व्यवहार से, कार्य से, विचार से और उसकी समझ से। अनुभव मतलब एक समझ की स्थिति, अभी भी हम वैसे ही जांचते हैं, है ना। अभी भी हम किसी भी मनुष्य को उसके कार्य से ही जांचते हैं, उसके व्यवहार से ही जांचते हैं, वो कितना समझा हुआ है उसी से जांचते हैं। पर वो कहीं अधिमूल्यन अवमूल्यन में चला जाता है। तो जब अनुभव की स्थिति है, जब जानना पूरा हो गया है ना, सब कुछ मैं समझ चुका हूँ, इस स्थिति को कह रहे हैं एक तृप्ति स्थली। उसी का प्रमाण, वो बदलता नहीं है, वो निरंतर एक सा रहता है। ठीक है, ठीक है भैया, आगे चलें। हाँ हाँ दीदी। हाँ, तो अब हम अनुभव की रोशनी में अब वापस उल्टा चल रहे हैं। अब अनुभव, प्रमाण, बोध,
है ना? तो अब हमको जो समझ में आ चुका है, पर क्या मैं जी भी सकता हूँ? इसको मैं जी भी सकता हूँ, अब इसको कह रहे हैं अनुभव, प्रमाण, बोध, है ना? और संकल्प। हाँ, मैं समझ चुका हूँ, ये है अनुभव। मैं जो समझा हूँ उसको जी सकता हूँ, इसको बोल रहे हैं अनुभव, प्रमाण, बोध। ठीक है? अब मैं जी सकता हूँ के बाद में, जी सकता हूँ तो किसी व्यक्ति के साथ, किसी काल में, कोई निश्चित स्थान में, कहीं परिवार से प्रमाण चालू होगा, है ना? अब योजना हमारी बनेगी कि हम कैसे प्रमाण दें। क्या समृद्धि के लिए, क्योंकि 4 पहलू हैं, समाधान, समृद्धि, अभय और सह-अस्तित्व। तो समाधान, समृद्धि ये परिवार में ही हो जाता है। मानव लक्ष्य का आधा प्रमाण तो परिवार में ही पूरा हो जाता है। उसके लिए अब योजना बनाते हैं। ठीक है? अनुभव होता है, प्रमाण प्रमाण उसके बाद प्रमाण है, उसके बाद बोध है, उसके बाद संकल्प है। हाँ, तो अब ये सब साथ-साथ चल रहा है। अनुभव, प्रमाण में हम कह रहे हैं हमारा मैंने जान लिया, मैंने समझ लिया। ठीक है? अब उसके साथ में बुद्धि की क्रिया है ना, क्योंकि एक बार सुगंध को रोका नहीं जा सकता ना। जैसे आप अपने घर में अगरबत्ती जलाएंगे, उस सुगंध को रोक सकते हैं क्या? नहीं। वो फैलती ही है। यही है अनुभव की रोशनी, है ना? अब वो पूरी क्रियाओं में फैल रही है, उसको अब अपन समझ रहे हैं। तो अनुभव प्रमाणिकता में हम देखें कि सब कुछ को मैं समझ चुका हूँ, है ना? अब जो मैं समझा हूँ उसको जी सकता हूँ। अब ये दूसरी घटना, ये स्वयं स्फूर्त होती है बुद्धि में, जिसको हम कह रहे हैं अनुभव, प्रमाण, बोध। स्वयं स्फूर्त अब संकल्प आ रहा है, हाँ मैं इसको प्रमाण दे सकता हूँ। सब स्वयं स्फूर्त हो रहा है। अब प्रमाण दे सकता हूँ तो कहाँ प्रमाण दूंगा? प्रमाणित करने के लिए भी कोई प्रक्रिया होगी, कोई व्यक्ति होंगे। समाधान, समृद्धि को प्रमाणित करना है ना? अभय, सहस्तित्व को प्रमाणित करना है। तो अब उसकी प्रक्रिया अब चालू हो गई। उसका नाम है चिंतन। कि अनुभव में क्या हो गया? मैं जान चुका, समझ चुका। बोध में क्या हुआ? मैं जो समझ चुका हूं उसको जी सकता हूं। अब चिंतन में, है ना, अब चिंतन में प्रक्रिया होने लगी, कैसे जिए, क्या क्या करें, क्या चुने, ये यहाँ योजना शुरू हो गई चिंतन में। उसके बाद में तुलन कैसे हो रहा है? क्योंकि अनुभव की रोशनी में है, तो न्याय ही प्रिय, हित, लाभ, है ना? न्याय, धर्म, सत्य ही मेरा प्रिय है, न्याय, धर्म, सत्य ही मेरा हित और लाभ है। तो न्याय बोलते हैं गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया है, जो अधिक है उसमें कम समा जाता है ना? तो अब सत्य के हम पूरे प्रकाश में हैं, तो अब जो सबके लिए सही है वो ही मेरे लिए सही है ना? कि जीने और जियो, इस प्रक्रिया में मनुष्य जीता है। तो सारा जो तुलन है उसमें 6 दृष्टियों के साथ न्याय, धर्म, सत्य प्राथमिक रूप में वो जीने की प्रक्रिया चालू हो गई। अब उसी के साथ आस्वादन क्या होगा, है ना? विश्लेषण भी, कि कहाँ कैसे, विश्लेषण पर हमने पहले और अगर कि अब जैसे बाबा जी थे, को और दीदी आवाज आपका थोड़ा है डिस्टर्ब ना? आ रहा है। दीदी आवाज थोड़ा डिस्टर्ब आ रहा है। आवाज डिस्टर्ब आ रही है? अच्छा, कहाँ से डिस्टर्ब रही? अभी? हेलो? हाँ अभी दीदी, तो ठीक आ अभी रही दीदी आवाज। वो जो आपने चिंतन के बाद जब तुलन हो रहा था न्याय, धर्म, सत्य का दीदी, तो जो बड़े में छोटा अच्छा, समा ही जाता है, उसके बाद से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है, वहां से चलते हैं ना।
तो एक बार मैं फिर से सांस सांस ले रही हूँ। आप ना बस ये सोचना, जैसे अगरबत्ती की खुशबू को हम रोक नहीं सकते, ऐसे सत्य को रोका नहीं जाता। जैसे बाबा जी ने कोई सत्य को संप्रेषित किया, उन्होंने किसी यंत्र का माध्यम नहीं लिया। सत्य के तो खुशबू है, तो उस खुशबू को भी हम जीवन क्रियाओं में देख रहे हैं। जिससे हमारा परिवार में सबके साथ संबंध है। कोई एक अच्छा काम करता है, वो सबको बताता है। आप अपन के बच्चे कुछ अच्छा काम करते हैं, वो सबको बताना चाहेंगे। पर अगर कुछ गलत होता है तो उसका एक सीमा है, वो वहीं तक रुक जाता है। ऐसी जीवन क्रिया में सीमा केवल चित्त तक है, वो बुद्धि आत्मा तक पहुंचती नहीं। तो अभी आत्मा में सत्य का अनुभूत हो गया, मैं समझ चुका हूँ, ये है आत्मा में। मैं जो समझा हूँ उसको जी सकता हूँ, ये है बुद्धि में। अब मैं जो जी सकता हूँ उसकी क्या प्रक्रिया हो, ये है चित्त में, जिसको हम चिंतन क्रिया कह रहे हैं। अब मैं जो जी सकता हूँ, ये जो प्रक्रिया हो, तो अब कहाँ जीऊं, कैसे जीऊं, किनके साथ जीऊं, कौन से देश में, कौन सी दिशा में, कौन से काल में, है ना। जैसे बाबा जी ने अमरकंटक चुना, हमने हींगना चुना। सबका देश अलग हो सकता है, परिवार की संख्या अलग हो सकती है, भाषा अलग हो सकती है ना। तो अभी अब हम प्रक्रिया पर चल रहे हैं कि अब मैं प्रमाण कैसे दूं, प्रमाण की प्रक्रिया पर अब हम चल रहे हैं। अब है ना, अब हम आस्वादन में पहुंच गए। तो तक समझदारी नहीं हुई है, मोह का कोई आस्वादन नहीं, वो संवेदनशील। ठीक है। क्या बोले दीदी, आवाज गड़बड़ हो गया। जब मैं स्वयं, आस्वादन का मैं ये कह रही हूँ, जब तक आस्वादन में हमने 3 प्रकार के आस्वादन पहले समझे हैं, तो जब तक हमको अनुभव की क्रिया, है ना, साक्षात्कार की क्रिया नहीं हुई, तब तक मूल्यों जैसा जो कुछ भासता है वो असल में संवेदनशीलता ही रहता है। क्योंकि वो किसी के लिए है और किसी के लिए नहीं है। समझ पा रहे किसी हैं। किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है, कैसे? अभी आप किन्हीं पर विश्वास करते हैं, किन्हीं पर विश्वास नहीं करते। किसी का सम्मान करते हैं, किसी का नहीं करते। जब ये कभी है कभी नहीं, इसका मतलब वो केवल संवेदनशीलता है। अनुकूलता प्रतिकूलता के आधार पर हमने कुछ भाव के रूप में करने का कोशिश किया। वो मूल्यों का आस्वादन नहीं है। मूल्यों का हमेशा प्रकटन होता है, जो अब होगा आस्वादन में। अब मूल्यों का प्रकटन होगा कि मेरा स्वयं में व्यवस्था होगा, है ना। मैंने सब कुछ को समझ लिया, अब ये क्रिया पूर्णता की स्थिति हो गई, है ना। 10 क्रियाएं पूरी हो गई, आपस में सब चर्चा कर रहे हैं, आपस में संगीत हो रहा है, नृत्य हो रहा है। तो क्या हो गया, स्वयं में व्यवस्था हो गया। अब हमको व्यवस्था में भागीदारी करना बचा है। अभी तक क्या स्थिति हो गई, समझ चुका हूं, जी सकता हूं, जीने की प्रक्रिया भी चालू हो गई, पर जिया नहीं हूं। मैं जी चुका हूं ऐसे नहीं बोल सकते। जब हम बोलेंगे कि जी चुका हूं, उस समय है मूल्यों का प्रकटन। तो अभी पूरी क्रियाओं में सुगंध फैल गई है, इसका नाम है स्वयं में व्यवस्था। अब जब स्वयं व्यवस्था है, तो क्या चयन हो रहा है, प्रमाण का चयन हो रहा है। व्यवहार का प्रमाण, कार्य का प्रमाण। तो प्रमाण मतलब मेरी भागीदारी। अस्तित्व में व्यवस्था बनी हुई है, उसमें मैं भागीदारी कर रहा हूँ। उसमें मूल्यों का प्रकटन है, वस्तु मूल्य का प्रकटन, मानव मूल्य का प्रकटन, जीवन मूल्य का प्रकटन। अब मूल्यों का आस्वादन हो रहा है, और प्रखर हो रहा है। क्या इतना स्पष्ट हुआ? थोड़ा थोड़ा हो रहा है दीदी। ठीक है ना भैया, अभी इसमें डाउट तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, थोड़ा सा बात हाँ कर लो। जी, क्या बोले भैया? हाँ दीदी। हेलो, हाँ आप दीदी। अभी आखिरी में क्या बोले वो स्पष्ट नहीं हुआ।
हेलो। हेलो। जी, हाँ दीदी, आगे चले भैया। आवाज कट गया था, आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ, मैं हाँ आपने दीदी। जो आखिरी में बोला वो मुझे सुनाई नहीं पड़ा। अच्छा। हाँ समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत मतलब समझ में पकड़ में आ रही बात, लेकिन लग रहा है कि और इसको थोड़ा सा। मैं अभी इसको आपको और केवल 4 शब्दों में इसको सरल करके बताऊंगी। हाँ। ठीक है? हाँ, तो जब हाँ दीदी। आस्वादन चयन में पहुंच चुके तो क्या बोलेंगे? अब मैं समझ चुका हूँ, है ना? पहला प्रमाण पहला जो क्रिया था, मैं समझ गया हूँ। दूसरा था मैं जी सकता हाँ। हूँ। फिर था मैं जीने की प्रक्रिया में हूँ। अब मैं जी चुका हूँ। मैं सबको समझा सकता हूँ, समझे हुए को समझा सकता हूँ, सीखे हुए को सिखा सकता हूँ, किए हुए को करा सकता हूँ। ये है अंतिम स्टेज, है ना? अब मैं इसको आपको केवल 4 शब्दों में बताती हूँ। हाँ। इसी को हमने पहले एक भाषा में पढ़ा था, जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना। हम्म। ठीक है? तो जानना हाँ। मतलब अनुभव, आत्मा और बुद्धि की क्रिया जो साथ साथ हो रही है ना, इसको बोलेंगे हाँ। जानना पूरा हुआ। ठीक है? हाँ। अब अब मैं जान गया हूं, इसका भी तो कोई प्रमाण होगा। इसका प्रमाण है मानना। मैं ऐसे जी सकता हूं, तो है बुद्धि और चित्त की क्रिया। मैं जान लिया, मैं उसका प्रमाण दे सकता हूं, इसको है मानना। मैं इसको प्रमाण कहाँ दे सकता हूं, यह है पहचानना, है ना? और मैंने प्रमाण दे दिया, इसका नाम है निर्वाह करना। और जैसे ही मैंने निर्वाह कर दिया, जी लिया, वापस से अपने जानने को फिर से चेक किया। क्या? जानना, मानना, पहचानना और हेलो। फिर निर्वाह। हाँ दीदी। जानना, मानना और पहचानना, फिर निर्वाह करना। हाँ, है ना? हाँ। तो अब और अगर इसको मैं सरल से बोलूं तो अनुभव मतलब आर पार अब समझ गए, कुछ और समझने को बचा नहीं, है ना? हाँ। बोध को अगर हम देखें तो जो भी मैंने आर पार समझा, अब मैं उसको जी सकता हूँ भाई, है ना? धड़ल्ले से। हाँ। ये है बोध। अभी जो है ना, अब जो समझा हूं और जी सकता हूं, तो अब किसके साथ जीऊं? तो परिवार दिखता है सबसे पहले सामने, उनके हाँ। साथ में जी पाता हूं, 9 मूल्यों हम्म। के साथ। ये हो गया प्रमाण। नौ मूल्य। एक बार एक व्यक्ति, जी, 9 मूल्यों के साथ। हाँ, 9 मूल्य, कुल मिलाकर 30 मूल्यों के साथ अपन कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। 9 मूल्यों में मानव मानव मूल्य ही होते हैं। 30 30 मूल्य के साथ जी लेता हूं। ये हो गया मेरा जानने का पूर्णतः प्रमाण। जैसे एक बहुत सुंदर सूत्र है कि सुना हुआ चीज भूला जा सकता है, पर समझा हुआ चीज हमको भूल नहीं सकते। सुना हुआ बड़ी बात चीज है दीदी। सुनाया जा सकता है, भूला जा सकता है। समझा हुआ हाँ। चीज भूलना। दीदी आवाज नहीं आ रही। अरे मेरी आवाज नहीं आई क्या? हेलो, अभी आई? हाँ। हाँ दीदी, वो आपने बोला ना, सुना हुआ चीज सुना सकता है, समझा हुआ चीज नहीं भूला, वही लाइन आप बोल रहे थे।
हाँ हाँ, बस वही मैं कह रही थी कि जब तक हम 4.5 क्रिया में हैं केवल सुनना सुनना चलता है, इसलिए भूल जाते हैं। और जब हम 10 क्रियाओं के पूर्ण रूप में होते हैं तो वो समझा हुआ वस्तु है, वो भुलाया नहीं जाता है ना, वो कैरी फॉरवर्ड होता है, वो कैरी फॉरवर्ड होता है, बिल्कुल जीवन में स्थिति के रूप में सूक्ष्म रूप में बना रहता है। जैसे एक बीज होता है, बीज अपने पूरे एक, जैसे बरगद का एक वृक्ष होगा तो उसका एक छोटा सा बीज होगा, वो इतना विशाल वृक्ष को एक बीज में बीज के रूप में पूरा संजो के रखता है। पत्तियों का रंग आकार, है ना, फूलों का रंग आकार, इतना बड़ा वृक्ष का रचना पूरा एक छोटे से बीज में समाया रहता है। ऐसी ये छोटी सी स्थिति है अनुभव की, जो बीज रूप में समाई रहती है। तो जैसे बीज को एक अनुकूल वातावरण मिले, पानी, खाद, वातावरण, तो वो बीज खिल जाएगा। उसी तरीके से मनुष्य में अगर ये घटना हो गई तो बीज रूप में ये जीवन में स्थापित ही रहता है और अनुकूल वातावरण मिलने से इसके प्रमाण मिलने लगते हैं। तो मेरी तरफ से तो मुझे लगता है जितना इजीली मैं बता सकती थी मैंने कोशिश की है। अब आप लोग बताएं क्या स्पष्ट हुआ नहीं हुआ। दीदी आप भैया को एक गैजेट का भी एग्जांपल देके बता सकते हो कि जब तक कोई बताता है तो हम उसको चला सी बता सकते हैं, लेकिन उसको जब हम गैजेट को यूज करते हैं, जैसे मोबाइल का कोई चीज है, तो वो फिर जब हमको समझ में आ जाता है पूरा, तो फिर हम उसको समझा भी सकते हैं और उसको यूज कर भी सकते हैं पूरा अच्छे से। लेकिन जब तक अगर सुने रहते हैं तो खाली हाँ एक रहता है कि हाँ ऐसा है, इसको ऐसा बोलना है, इसको ऐसे करते हैं। क्या इसको ऐसे भी ले सकते हैं ना दीदी, जब ये बिल्कुल अनुभव हम बिल्कुल खुद आप कर लेते हैं? हम्म, ठीक बात है। पहले ऐसे ही समझते हैं, फिर जब जो भैया ने एग्जाम्पल दिया ही कि जब कोई नया गैजेट लाते हैं तो हमें उसे चलाना वाकई नहीं आता, बड़ा मुश्किल होता है। पर उस गैजेट को थोड़ा सा और समझते हैं तो लगता है हाँ हाँ मैं भी चला सकती हूँ। फिर और उसको करने लगते हैं तो बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, फिर हमारे लिए खेल हो जाता है। तो ऐसे ही अध्ययन विधि से धीरे धीरे हम लोग शब्द, अर्थ और वस्तु को जैसे जैसे समझते जाएंगे ये इजी होते जाएगा। ठीक है दीदी। ठीक है ठीक है हाँ। तो अब इसके आगे चले, अब इसको यहीं पे जीवन क्रियाओं को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आगे क्या करना है फिर आगे आप लोग बताइए कैसे चलना है। दीदी मेरा जो 5 पेज अगली बार हुआ था उसमें एक क्वेश्चन था दीदी, हाँ उसमें भेज दी थी सारे क्वेश्चन। हाँ, एक अचल भैया ने भी एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन डाला है जीने से संबंधित, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। हाँ जी ठीक है, रेखा बहन जी। ठीक है। रेखा बहन जी आप बता रहे हैं। हाँ दीदी बता रही हूँ, बुक निकाल जी जी जी। 76 पेज में दिया है, 5th लाइन में। हाँ एक बार डिस्प्ले कर देंगे इसमें। 76 पेज 4th लाइन से, जैसे परंपरागत ढंग से हम संबंध को बल, धन, बुद्धि, आयु के आधार पर पहचानते हैं, जबकि संबंध पहले अभ्युदय के अर्थ में है, दूसरे पोषण के अर्थ में, तीसरे संरक्षण के अर्थ में, चौथे उपयोगिता पूरकता के अर्थ में, पांचवें सदुपयोगिता के अर्थ में, छठवें प्रयोजन के अर्थ में। संबंध के लिए सर्वोपरि वरीयता प्रामाणिकता के अर्थ में है।
तो इसमें जो पहले वाला है संबंध पहले अभ्युदय के अर्थ में है, वो वाला थोड़ा सा मेरे को है। और आखिरी में जो है संबंध के लिए सर्वपरिवारीयता प्रामाणिकता के अर्थ में है, वो दोनों थोड़ा समझ था। जी जी। थोड़ा सुचित्रा मतलब बहन जी, आप लेंगे क्या प्रश्न? सुचित्रा बहन जी। हाँ हाँ दीदी पूनम बहन जी, तो आप आप ले ये लीजिए। प्रश्न का उत्तर। अच्छा ठीक है। तो जब आप ले सकते अभ्युदय हो तो की ले लो बात पूनम हो बहन रही जी। है। अच्छा ठीक है। हाँ नहीं पूनम बहन जी तो ले लीजिए बोल रही हूँ मैं। हाँ अच्छा हाँ, तो एक तो ये प्रश्न ही बहुत ही सुंदर है। मैंने ये 5 पन्ने अभी पढ़े नहीं थे, पर अभी मैं हल्का बता रही हूँ, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छे से आपको और बताऊंगी, क्योंकि ठीक है ये दीदी, बहुत तो बहुत सब सुन विस्तार से लेंगे। बात है। अभ्युदय का अर्थ है सर्वतोमुखी समाधान। हर आयाम में समाधान हो जाए, ऐसे में संबंध में जीना है। संबंध में एक आयाम में समाधान हो जाए, इतना तक तो मनुष्य थोड़ा थोड़ा जीने की कोशिश करता है। पर परंपरागत ढंग से अभी जो भी कुछ हमने देखा, पर संबंध सबसे पहले है सर्वतोमुखी समाधान के अर्थ में। ये अभ्युदय का अर्थ है। इस प्रश्न को मैं अगली बार लेती हूँ तो मैं ज्यादा अच्छे से विश्लेषण कर पाऊंगी, ऐसे मुझे लग रहा है। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, अगली बार कर लेंगे। हाँ सुचित्रा बहन जी, अगर थोड़ा दीदी ये ज्यादा समय देने वाला भी प्रश्न मुझे लग रहा है, ज्यादा डिटेल में हाँ समझने वाला। हाँ, और ये इसका क्रम भी बहुत सुंदर दिया है, देखिए ना। पोषण के अर्थ में, जैसे मनुष्य पहले है ना, कोई छोटा बच्चा है, वो पोषण के अर्थ में ही है। फिर आगे संरक्षण है, फिर आगे उपयोगिता पूरकता है, फिर सदुपयोगिता है। कितना सुंदर क्रम बताए हैं। इस पर एक उदाहरण के साथ अगले बार ही लेते हैं। ठीक। ठीक है दीदी। तो अभी अचल भैया ने भी एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया था, सुचित्रा दीदी उसको जवाब दे भी रहे थे, तो अब उसको ले लेते हैं। या सुचित्रा बहन जी, आप कुछ रखना चाहें तो? मैं इसी को बोल रही थी, बहुत सुंदर प्रश्न है ये जो भी दीदी रेखा दीदी रखी है। मैं भी 74 तक ही पढ़ी थी, अभी आगे पढ़ी नहीं प्रश्न को। देखिए बहुत सुंदर प्रश्न है। तो ये जो आप बोल रहे हैं ना, पूरा बचपन से लेकर के अभी तक का पूरा इसमें क्रम है एक्चुअल में, तो उसको ही बताना है। तो मेरे को से अच्छे से इनको बताने से, जीने से जुड़ते हुए, तभी अच्छा लगेगा बताने में। हाँ हाँ हाँ, ये इसको पूरी शरीर यात्रा भी बोल सकते हैं ना दीदी? बिल्कुल शरीर यात्रा बोल सकते हैं। पूरा वैसे ही क्रम है पूरा इसमें। तो अभी अचल भैया का उसका जिज्ञासा को ले लेते हैं। सुचित्रा बहन जी, आप उत्तरित करेंगे? हाँ ठीक। अचल भैया, आप अपनी जिज्ञासा रखिए। थोड़ा बहुत। हाँ दीदी मैं ऐसा कह रहा था कि मतलब जब जीने के लिए जाते हैं तो मतलब एक्चुअली मैं जैसे लिखा था उसको पढ़ भी देता हूँ कि मतलब मान लीजिए किसी भी प्रकार का वाद विवाद हो, मतलब किसी भी संबंध में वाद विवाद हो, तो हमारे लिए ना दूसरे की गलतियां, कि देखो तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, वो देखना काफी आसान होता है। पर खुद की गलतियां देखना बहुत मुश्किल जाता है कि भाई हमारे हमारे साइड से क्या गलत हुआ, हमारे कौन से एक्शन से चीजें गलत हुई। या वैसे अगर संबंधों में भी देखें तो ये समझ में आता है कि सामने वाले ने संबंध में मेरी अपेक्षा पूरी नहीं की, पर मैंने उसकी अपेक्षा पूरी नहीं की, वो भी पकड़ में नहीं आता। मतलब वो ऐसा लगता है ना कि अगर मान लो गलतियां निकालने भी जाओ और ऐसा सोचो कि खुद की गलतियां निकालना है, तो उसमें भी सामने वाले की गलती आती है कि अरे उसने ऐसा किया था इसलिए मैंने ऐसा किया। तो ये स्थिति, हाँ हाँ, कंप्लीट कर लीजिए। जी दीदी, तो मैं बस वही कह रहा था कि मान लीजिए मतलब इसको जो है अभी या जीने में उसको कैसे मतलब हम मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में इसको कैसे वो कर सकते हैं कि हम डे टू डे लाइफ में। अच्छा, इस स्थिति को अच्छी स्थिति मानते हो कि बुरी स्थिति मानते हो? मतलब दीदी उस चीज की पीड़ा तो होती ही है कि मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि गड़बड़ है,
पर करना क्या है वो समझ में नहीं आ रहा। तो मतलब मुश्किल है बताना कि अच्छी है या बुरी है। ये तो अच्छी स्थिति है ना? ओके। हाँ, हाँ। ये बाबा जी ने एक शब्द यूज़ किया है, दुःख पाया टूरिस्ट। तो मनुष्य जैसे हम बड़े हो गए हैं ना, तो जब तक ज़्यादा दुःख नहीं पाएँगे ना, तो हम लोग सही की ओर शिफ्ट नहीं होते। तो जितने बार पीड़ा हो, समस्या आए, इसको बहुत क्या अवसर है इसी रूप में लीजिए, ये अच्छी घटना है। क्योंकि जब तक बोलते हैं ना अभी मैं कुछ पढ़ रही थी, उसमें था, क्या है जब ओहो! एक हेलो दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही। दीदी आवाज बहन जी अचल आवाज भाई, नहीं दीदी आ वापस रही। ज्वाइन हो रही है जब तक। मैं बताता हूँ, मैं जब पहले शिविर में हम्म। आया ना अचल भाई, तो ये यही मेरी सबसे बड़ी तकलीफ थी उस समय। क्योंकि मैं सिर्फ दूसरों की गलती से ही दुखी और परेशान था हमेशा। फिर जब शिविर करने के बाद गया, तो जैसे पहला एक सूत्र उसमें बताया ना कि सब कोई सुखी होना चाहते हैं, लेकिन वो कैसे सुखी हो कि दूसरा भी दुखी ना हो, ये उनको नहीं पता है। तो शायद मैं अपनी बात रख रहा हूँ, आप इसको उसमें मत लीजिएगा आपके आंसर में। तो जब मुझे ये बात समझ में आई कि यार वो जो भी कर रहा है वो खुद सुखी होने के लिए कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब ये समझ में आने लग गया कि हाँ, कुछ तो बात हुई होगी जिससे उसको दुख हुआ, और उसको उस दुख से ऊपर जाके वो सुखी होना चाहता है। तो एक सोचने का समय मुझे भी मिला अपने ऊपर भी कि हाँ, नहीं, इस बात को मैं अपने ऊपर भी लेके देखता हूँ पहले। तो उसको अभ्यास क्रम में लेके आना पड़ रहा है, बहुत समय लगेगा इसको लेने में। शुरुआत मैंने कर दी है अभी। जी जी भैया। अच्छा, वैसे पूनम दीदी भी ज्वाइन कर ली है वापस। अ, जी, नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई, नेटवर्क प्रॉब्लम। तो मैं ये कह रही थी कि जीव चेतना में से आई ऐसी स्थिति कभी भी, हालांकि इसकी सॉल्यूशन पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जब ये स्थितियां आ रही हैं, तो इससे हमारा अहंकार का स्थिति का हमको पता चलता है, जिससे हम अतृप्त हैं ये पता चलता है, अतृप्ति से हमें तृप्त होना है ये पता चलता है। जब मुझे मेरी आवश्यकता पता चलती है, तब परस्परता की आवश्यकता पता चलती है। अभी तो मैं तृप्त कैसे हूँ ये नहीं पता, इसलिए दूसरे का भी कुछ पता ही नहीं है। तो सबसे पहले कोई भी चीज पता चलेगी वो खुद की पता चलेगी। मैं तृप्त क्या कैसे हूँ, मेरी क्या आवश्यकता है, मेरा मेरे से भी तो कुछ संबंध है। जितना अब इस ओर अपन जाते हैं, उतना ही परस्परता अपनी सजती जाती है ऑटोमेटिकली, स्वयं स्फूर्त। तो अभी जो बड़े लोग हैं वो अध्ययन विधि में अनुकरण करेंगे तो वो सफल होंगे, और अध्ययन विधि से ये हम इसमें सफल हो सकते हैं। मैं थोड़ा ब्रेक हो गई ना? हाँ जी, पर मतलब दीदी थोड़ा थोड़ा पकड़ में आया कि मतलब मान लीजिए, जिससे मैं ये समझा कि मतलब अभी जो है, मतलब खुद की जब तक तृप्ति नहीं होगी, मतलब ये क्या उस चीज से जुड़ता है कि मतलब जिसके पास जो होगा वही उसको बांटेगा या उसको बांटेगा ही। तो अगर मैं खुद में अतृप्त हूँ, तो मैं मेरे अंदर अव्यवस्था है तो मैं हर जगह व्यवस्था ही फैलाऊंगा। तो ऐसा कुछ कनेक्ट करना मतलब कर पा रहा हूँ मैं। हाँ, मतलब अभी जो आपने जो ये भी लिखा कि मेरी आवश्यकताएं पूरी हो तो जाती हैं, पर दूसरे की आवश्यकताएं मैं पूरी कर पा रहा हूँ कि नहीं, है ना? जी दीदी, मतलब दीदी जैसे कि ना न्याय की भी जो है, जैसे कि आप उभय तृप्ति की बात करते हैं, तो मतलब ना विचार लेवल में भी जैसे कि सिचुएशंस दिखती हैं, पर वहां पे ना अगर विचार भी करो कि यहाँ पे न्याय कैसे होगा, मतलब न्याय में ऐसा कि मतलब सभी तृप्त हो पाए, या अगर 2 लोग हैं या 3 लोग हैं जो भी हैं, सभी के लिए वो तृप्ति का एक जगह बन पाए, तो वैसा विचार में भी नहीं आ पाता। मतलब करना तो दूर है, पर ये भी नहीं समझ में आ पाता कि यहाँ पे न्याय एग्जैक्टली होगा क्या, या न्याय मतलब
मतलब इस सिचुएशन में थ्योरेटिकली भी न्याय क्या होगा? इसमें दो स्थितियां हैं, या तो हमारे साथ में हमारे बड़े होते हैं, या हमारे समान होते हैं, या तो हमसे छोटे होते हैं। जो हमसे बड़े हैं उनके लिए बाबा जी ने बोला है उनको समझाना नहीं है। इसी तरीके से उभय तृप्ति तक अनुकरण रूप में पहुंचा जा सकता है बड़ों के साथ। समानता में अपनी बात को, अपने हर विचार को रखना है शिष्टता पूर्वक। इस तरीके से उनके भी विचार को सम्मान करना है, अपने भी विचार का सम्मान करना है, और शिष्टता पूर्वक उसको चर्चा की जा सकती है। ये एक मिनिमम उभय तृप्ति तक पहुंचा जा सकता है। अपने छोटों के साथ में जितना अपने छोटों को हम सुने, जितना सुनने का हमारा पावर बढ़ता है, उतना हमारा उभय तृप्ति तक पहुंच पाते हैं। ये 3 स्थितियां मैंने अपने जीने में देखी है। जी दीदी, तो मतलब दीदी अगर बड़ों का अनुकरण कर रहे हैं तो मतलब अब जैसे कि मान लीजिए कि हमें समझ में आ रहा है कि बड़े जो है वो भी प्रिय हित लाभ के अनुसार चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में उनके अनुकरण से भी तो सही नहीं हो रहा। पर हम अगर सिर्फ आज्ञा पालन ही कर रहे हैं तो मतलब वो कैसे मतलब वहां पे ये समझ में आता है कि ऐसा ये जो कर रहे हैं वो भी गड़बड़ है, पर एट द सेम टाइम ये है कि अगर उसका मतलब मतलब उनका आज्ञा पालन करना है तो वहां पे एक उस तरह का कॉन्फ्लिक्ट आता है कि मतलब यहाँ पे सही कुछ और दिख रहा है, पर अगर उनके अनुसार चलना है तो कुछ और करना पड़ेगा। बड़ों को कभी जांचा नहीं जाता, ये बाबा जी से हम लोगों ने सुना है। बड़ों को कभी जांचा नहीं जा सकता। जैसे एक बहुत सुंदर लाइन बाबा जी ने लिखी है, माता ने बच्चों को जन्म दे दिया, पोषण कर दिया, अब उनका काम खत्म। अब जिंदगी भर आप उनके कृतज्ञता के भाव के साथ रह सकते हैं। माता का केवल एक काम था, जन्म देना, पोषण करना। अब उस संबंध को जांचा नहीं जा सकता है। अब वो प्रिय हित लाभ में है कि न्याय धर्म सत्य में है, ये नहीं जांचा जा सकता। दीदी आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आई क्या आवाज? हेलो, कट रही है दीदी। आ रही है आवाज? आ रही है दीदी, अभी तो ठीक आ रही थी ओके, आवाज। मैं और जगह चेंज करती हूँ। आ रही है अभी आवाज? हाँ दीदी अब ठीक आ रही है आवाज। आ रही है, हेलो, अभी आ रही है। हाँ हाँ हाँ, मैं ये कह रही थी, एक तो ये बहुत सुंदर चर्चा है और जीने से संबंधित चर्चा है। तो आपको बता रही थी कि बाबा जी से जो हमने सुना है कि बड़ों को बिल्कुल नहीं जांचा जा सकता। तो ऐसा हमारे साथ भी नहीं था कि हम नहीं जांचते थे, हम भी जांचते थे और बाबा जी दीदी के नहीं पास आ में रही फिर है। प्रश्न लेकर जाते थे। अभी तो मेरा नेटवर्क तो फुल रेखा है। दीदी शायद आप हेलो, दीदी मुझे तो आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है दीदी। अच्छा दीदी मुझे अच्छा, शायद रेखा दीदी आपके नेट अ, में कुछ इश्यू है। हाँ रेखा दीदी, आप भी थोड़ा सा एक बार जगह बदल के देखिए। हाँ हाँ हाँ, कई बार ऐसे भी होता है। ठीक है। ये तो दीदी मेरी मशीन तो टाइप का हो अच्छी जाता है आवाज ना, आ रही रिपीट है, करते रहो। इनके अच्छा, टावर में कुछ प्रॉब्लम ठीक है ठीक है, नहीं नहीं नहीं। है इसकी। कई बार होता है। मेरे अकेले मोबाइल जी में अच्छी ठीक है। आवाज आ रही है, इन लोगों को नहीं आ रही है। ठीक है, तो हम अचल भैया की बात को ऑन आगे कर दिया। बढ़ाते हैं कि अगर बड़ों के साथ में ऐसा होता है ना, हमें दिखते हैं कि वो प्रिय हित लाभ की दृष्टि में है, तो क्या करें? प्रश्न ये है। तो कल मेरी बिटिया भी यही प्रश्न को पूछ रही थी, तो मैंने भी उनको वही उत्तर दिया कि बाबा जी ने बोला है कि बड़ों को नहीं जांचना है। तो हमारे बड़ों में हमें या तो माता पिता जैसे ही हैं हमारे सब संबंधी। बाबा जी ने एक जगह लिखा है, माँ ने और पूर्ण दीदी आवाज अब आपकी कट गई, दीदी आवाज नहीं आ नहीं आ रही। ओहो, मैं क्या करूं? मेरे तो नेटवर्क फुल है। ओके, अभी आई जी क्या? दीदी अब आ रही है। जी दीदी अब आए हैं। अब मैं जल्दी से बोल देती हूँ ताकि नेटवर्क ना जब चला आप जाए। नेटवर्क फुल है बोल रहे तो क्लियर आती है। हाँ,
अभी आ रही है सुचित्रा हाँ बहन एकदम जी? क्लियर आ रही है, पर जब आप आंसर करते हो तब उसमें कटती है। हाँ थोड़ा। अच्छा, जबकि अभी नेटवर्क पता है थोड़ा कम है, हम्म। इस जगह पे मैं बैठी हूँ, लेकिन आप लोग को क्लियर है, चलिए अच्छी बात है। तो माता का जो क्रिया है वो जन्म देते साथ उनका क्रिया पूरा हुआ। उन्होंने हमें जन्म के साथ ही हमारा शरीर को सुरक्षित रखा, हमको दूध दिया, पोषण किया। इससे माता की क्रिया पूरी हो जाती है। इसके बाद माता को नहीं जांचा जाता, वो प्रिय हित लाभ में है कि ईश्वर भक्ति में है कि क्या कर रही है, ये सब नहीं जांचा जाता है, ये बाबा जी ने बोला है। दूसरा, पिता हमेशा पिता ने भी जन्म संबंध में उनका भी पूरा भागीदारी है, और वो जितना बेस्ट दे सकते थे अपनी पीढ़ी के बाद आगे की पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, जितना बेस्ट दे सकते थे, मेरी शारीरिक सुरक्षा, मेरी मानसिक सुरक्षा, जितना करना था वो कर चुके। अब उनका प्रयोजन पूरा हो चुका है, इसलिए माता पिता और माता पिता तुल्य किन्हीं को भी जांचना नहीं है, ये बाबा जी ने बताया है। पर अब हम क्या करें, ये बात होती है। तो ऐसा एक प्रश्न वहाँ, मैं नाम भूल रही हूँ, बाबा जी गए थे वहां पे, भरी सभा में एक भैया ने बोला, मैं मानवीय व्यवस्था में भागीदारी करना चाहता हूँ, मेरी माँ मुझे मना करती है, मैं क्या करूँ, और माँ भी साथ में थी। तो बाबा जी ने बोला, माँ हमेशा न्याय का साथ देती है, आप प्रस्ताव ठीक से नहीं रखते हो, न्याय का कभी विरोध नहीं होता है। तो ऐसे माता जी भी साथ में थे, बेटा जी भी साथ में थे, ये बाबा जी ने बोला था। तो शायद हम ही अपना प्रस्ताव या तो बहुत रिजिडनेस में रखते हैं, या फिर हम ना कभी उनको छोटा दिखाने की कोशिश भी करते, जिसके कारण हमारे एटीट्यूड वश हमारी बात नकार दी जाती है। और अगर आप झुक कर, है ना, मतलब आप झुक कर, मतलब शारीरिक झुकना नहीं, हम वो जो करे हैं हम नहीं कर सकते, आप उनके जैसे माता पिता बन ही नहीं सकते। मैं तो देख ली अपने माता पिता को, वो झुकने के साथ फिर अपनी बात को रखना है। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि बाबा जी बोले कि अपनी बात चुप रखो, अपने सही विचार को रखो, पर झुक कर रखो, मतलब कृतज्ञ होकर रखो, तो वो स्वीकार होती है, ऐसे बाबा जी ने कहा है। मतलब बात जो है वो रखने का जो और एक बाबा जी का एग्जाम्पल, एक बाबा जी का एग्जाम्पल है जो माता जी के साथ जो है ना, हाँ हाँ, सही बात है। कि माता जी तो बिल्कुल परंपरावादी थी, माता जी तो बिल्कुल, है ना, बड़ी हाँ परंपरावादी थी माता जी। पर बाबा जी कभी भी उनका ऐसा नहीं कि आप ये मत करिए, पूजा मत करिए, मतलब बाबा जी के वैदिक वाले विचारधारा के थे ना। पर बाबा जी जो थे, माता जी उनका पैर छूती ही थी, है ना। तो मैं देखती थी, आप सभी देखे होंगे, बाबा जी क्या करते थे, जब भी कमरे में एंट्री करते थे, क्योंकि माता जी उस समय उठ नहीं पाती थी, तो बाबा जी ना चल के उनके पास जाके खड़े हो जाते, बोलते थे, लो मैं अपना चरण को मैं आपके पास ले आया हूँ, और फिर माता जी पैर छूती थी, उसके बाद बाबा जी बैठते थे। नहीं, और तो वो उसको पूरा ही करते थे बाबा जी। और एक और ही चीज है, आपके बोलने से मुझे याद आया, बाबा जी के घर में जो उनके बेटे लोग हैं वो अभी भी परंपरागत पूजा अर्चना हाँ वैसा ही करते हैं। पर बाबा जी ने जो अनुभव के बाद उनको ज्ञान क्या हुआ, संबंध है और संबंधों में मूल्य है, तो उनके करने न करने का उन्होंने कभी विरोध दाल नहीं किया। दाल खिलाया उनके करने न करने का उन्होंने कभी विरोध नहीं किया, उस सबसे ऊपर उन्होंने संबंध को ही रखा, है ना। मेरे बेटा जी हैं, मेरा उनके साथ में ये मूल्य है, ये कर्तव्य है, तो इसलिए बाबा जी के प्रति कभी किसी को विरोध नहीं रहा। उनके कर्म कांड, किसी के कर्म धर्म, किसी के प्रति बाबा कभी विरोध नहीं किया, क्या कपड़ा पहने हो, क्या खा रहे हो। इवन उनके नाती पोते जब क्रिकेट खेलते थे ना, उसको भी बाबा जी बहुत खुश होकर अप्रिशिएट करते थे। तो केवल संबंध प्रधान ही बाबा जी जिए हैं। मतलब करने से ज्यादा वो संबंधों की पहचान ज्यादा जरूरी है। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। संबंध की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, यही तो है न्याय। समझ गया। तो मतलब अच्छा, मैं एक्चुअली भी न्याय को ना जब देख रहा था ना, तो मैं उसको करने से जोड़ रहा था कि मतलब कुछ करके न्याय होगा या कुछ करने से न्याय होगा।
नहीं, संबंध की पहचान आप अपना सभी व्यक्तियों के साथ संबंध का पहचान हो रहा है ना, भाव का निर्वाह हो रहा है, और हम क्या मूल्यांकन करते रहे हैं गलती से, वो प्रिय हित लाभ में जी रहे हैं। मतलब ये तो मूल्यांकन ही नहीं हुआ, तो फिर न्याय कैसे घटित होगा? जब हम सही मूल्यांकन मतलब मूल्यों का मूल्यांकन करते हैं तभी उभय तृप्ति मिलती है। कौन कितना कर पाया, इसी का ही मूल्यांकन होने से उभय तृप्ति होती है, जांचने से उभय तृप्ति नहीं हो पाती। जी दीदी, आपने ना अभी तीन उनकी बात की थी कि हमसे छोटे, हमारे समान के और हमसे बड़े। तो हमसे बड़ों का तो समझ में आया कि हमें मूल्यांकन करना भी नहीं है, और मूल्यांकन की तो भी मतलब वो भी नहीं है, काबिलियत भी नहीं है कि मूल्यांकन कर पाए। अब अपने से जो हम उम्र हैं उनके साथ ये कैसे होगा? या अगर मान लीजिए उनको भी अगर कोई तर्क पूर्वक रखना है या कुछ भी रखना है, तो उसको भी प्रस्ताव पूर्वक रखना है। और मतलब वो फिर कैसे रखना है? क्या उनके विचारों के साथ अपन तर्क कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं उसमें? मतलब बड़ों से तो अपने को मतलब बड़ों का मूल्यांकन नहीं करना है, पर क्या अपने उम्र वालों का मूल्यांकन कर सकते हैं? बड़ों का भी मूल्यांकन तो कर ही सकते हैं, क्योंकि मूल्यांकन तो मूल्यों का होता है, और जो जितना कर पाए, जो जितना दे पाए, उसका मूल्यांकन तो हम बड़ों का भी करते हैं, तभी हम आदर कर पाते हैं, है ना। अच्छा, मूल्यांकन अलग है और जांचना अलग है। मूल्यांकन अलग है, जांचना अलग है, समीक्षा अलग चीज है और मूल्यांकन अलग चीज है। तो जब हम अपने समानता में आते हैं, तो जैसे सुचित्रा बहन जी, हम लोग हैं, हम लोग का पूरा जितने लोग, हम लोग एक साथ कार्य भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण वस्तु जो मैंने देखी वो है श्रेष्ठता का सम्मान। जिससे सुचित्रा बहन जी भी उतने ही इंटेलिजेंट है, मैं भी हूँ। तो शुरुआत में क्या होता है, जब हम सुने हुए रहते हैं, समझे नहीं रहते, तो एक दूसरे के साथ टकराता है, अरे मैंने ज्यादा सुना है, इस बात को मैं ज्यादा अच्छे से बोल सकती हूँ। तो सुना हुआ बोलने के काम आता है, पर समझा हुआ जीने के काम आता है। तो शुरुआत सबकी ऐसे टकराने से ही हुई, हम ज्यादा सुने हैं, हम उससे अच्छा बोल सकते हैं, तो इस जगह में संबंधों की खटास बढ़ती रही। तो उसके बाद एक चीज मुझे जो महत्वपूर्ण समझ में आई, वो रिश्ता का सम्मान। मतलब मैं अकेले कुछ कर ही नहीं सकती, मेरा अकेले का कोई अस्तित्व ही नहीं है, मैं संबंधों के साथ ही पूरी होंगी। तो मैं अकेले मतलब मैं अकेले कुछ करती ही नहीं हूँ, मैं अकेले क्लास नहीं लेती हूँ, मैं अकेले परिवार में नहीं रहती हूँ, मैं कुछ भी अकेले नहीं करती, मतलब मजा ही नहीं आता है। क्यों? श्रेष्ठता का सम्मान। वो बच्चों में भी श्रेष्ठता दिखती है, समानता में मुख्य रूप से श्रेष्ठता दिखती है। जैसे मैं अच्छा लिख लेती तो वो अच्छा बोल लेते हैं, मैं अच्छा तर्क कर लेती हूँ, वो अच्छा व्यवहार कर लेते हैं, मैं ये कर लेती हूँ तो वो कर लेते हैं, ये दिखने लगता है। तो समानता में ना तो हम उनका पैर छू हैं, ना वो बहुत समझा सकते, ये दोनों कर सकते हैं। पर क्या कर सकते हैं, आप में ये श्रेष्ठता है, आप मेरा सहयोग करेंगे क्या? मुझ में ये श्रेष्ठता है, आप मेरा सहयोग लेंगे क्या? ये वाली बात समानता में बहुत अच्छी खिलकर आती है, ये मैंने देखा है। जी दीदी, तो ये समझ में आया, और ये काफी अच्छे से समझ में आया। ठीक बात है, कैसे करें अब आगे? हाँ, बोलिए, कुछ और बोलिए। बोलिए चल भाई, बोलिए। कह रहा था कि मतलब मान लीजिए जैसे कि जो स्वयं को जांचने का है, जैसे कि मान लीजिए ना कि अभी ना आदत ही वैसी है कि हम ना दूसरे को बहुत आसानी से जांच पाते हैं। तो जैसे आपने कहा कि जैसे कि वो जो खुद को जांचने वाला है, तो मैं वही सोच रहा था कि जब तक मैं खुद को जांचने में मतलब उसको वो अंदर नहीं लेके जाऊंगा, कि जब तक मैं खुद को ना जांचूं कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं कैसा व्यवहार कर रहा हूँ, तब तक मुझे लग रहा था कि परिवर्तन नहीं आएगा। पर आदत ही वैसी है कि हम बाहर वाले को जांचते हैं पर खुद को नहीं जांच पाते। क्योंकि शिक्षा विधि में हमको परीक्षा लेने की आदत हुई है ना, दूसरे की परीक्षा लेते हैं हम, खुद की मतलब स्व मूल्यांकन की प्रक्रिया कहाँ हमको सिखाए हैं। समझ गया, मतलब वो इसीलिए धीरे ऐसा से। होता है। जी दीदी, अब समझ गया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज की जितनी चर्चा हुई है
उसका सार एक तो अचल भाई जी आप रख दीजिएगा, और एक सार कमलेश भी आप रख दीजिएगा। ठीक रहेगा ये? हाँ दीदी। जी दीदी बिल्कुल। ठीक बात है। दीदी ये तो सुचित्रा स्वयं बहन को जी आप जांचने का भी समापन कर अभ्यास दीजिए। निरंतर करना पड़ेगा ना दीदी? हाँ पूनम बहन जी। हाँ भैया, निरंतर निरंतर सुखी होना है तो निरंतर स्वयं को जांचने के अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। और अभ्यास से सफलता मिलेगी दीदी, मुझे भी ऐसा लग रहा है। जी ठीक बात है। देखिए अभी क्षण भर के लिए करते हैं तो कितनी तृप्ति मिलती है, और हर क्षण जी करेंगे तो है ना, तृप्ति निरंतर बनी रहेगी। जी दीदी। ठीक है। सुचित्रा अभी दीदी अभी मैं हम ये कह सब रही थी, अब आप हाँ समापन कर दीजिए। हाँ सही बात है। अभी हम सब अनुभव की ओर बढ़ रहे हैं तो अनुभव के लिए अभ्यास कर रहे हैं। फिर अनुभव हो जाएगा, उसके बाद जीने के लिए अभ्यास। तो अभ्यास तो लगा ही रहेगा अपने साथ, क्योंकि जीने के लिए भी अभ्यास, जैसे अनुभव हो जाने के बाद भी हमको प्रयोग प्रमाण में उतरना ही पड़ेगा। और जो चीज जी हम दीदी। समझे हैं, जैसा जब हम एक एक संबंध के साथ जीने देखने जाते हैं तो फिर वहां भी थोड़ा सा टाइम लगेगा हमको कि हाँ ये बात सही है, जो मैंने अनुभव किया वैसा ही है कि नहीं। तो अगर जी दीदी। सामने वाला भी अनुभव तक पहुंच गया है तो बहुत आसान हो जाएगा। और अगर वो भी क्रम में है तो हमको फिर कैसा अभ्यास करना, वहीं पर तो लगता है ताकत और अभ्यास सारा चीज। तो वहीं पर और हमारा वहीं टचिंग हो प्रमाणित भी जाएगा। होना तो दीदी, यदि है ना? वहीं प्रमाणित होना है आपको। अगर वैसे ही बिल्कुल जी। जीने वाला व्यक्ति है, बिल्कुल वो भी अनुभवी है, तो कोई हम्म। ताकत वाली बात ही नहीं है। अगर है ना, अभी तो शायद सबको अनुभव होने वाली घटना सबके साथ होनी ही है एक बार, तो उसकी बात ही सब समानता में आएंगे। तो अभी वर्तमान में हमारी स्थिति क्या रखना है, स्नेह विधि को बना के चलना है ना, जी दीदी। स्नेह को बना के चलना है, हर किसी के लिए स्वागत भाव को बना के चलना है, और स्पेस दे के चलना है हर किसी को। हर कोई समझना ही चाहता है, हर कोई समझदार बनना ही चाहता है, हर कोई सज्जन बनना ही चाहता है, बाबा जी लिखे हैं, है ना। कोई भी अपने को गलत नहीं बनाना चाहता, सभी सही बनना चाहते हैं। तो इसी के साथ ही हम समानता को प्राप्त कर लेंगे जब ना, कि मैं जैसा चाहता हूँ अपने लिए वैसे ही वो भी अपने लिए चाहता है। जब इस बात को पकड़ में जी। आता है कि वो भी सही जीना ही चाहता है ना, तो फिर हमारे मन हाँ, में कभी भी सभी खटास नहीं आएगा। सभी हाँ सुखी होना चाहते दीदी। सभी सभी। जी। तो ये तो बढ़िया है। और मैं होता क्या है भैया, थोड़ा सा बस खत्म करना ही है, कि अभी हम सब उतरे, पर परिवार में सभी उतरे होंगे अगर समझने के लिए तो बहुत अच्छी घटना हो जाती है। जी। लेकिन अगर हम परिवार से अकेले उतरे हैं तो हम क्या करते हैं, फिर हमारी गड़बड़ी बल्कि और बढ़ जाती है, हमारे अंदर ना परेशानी और बढ़ जाती है। सामने वाले को जो देखने का अभ्यास है ना, अरे ये तो बहुत गलत जी रहा है, तो बहुत ही गलत जी रहा है, तो वो गड़बड़ी और बढ़ने लगती। तब हमारी स्थिति को कैसे नॉर्मल करना है, तो इसको सोचना पड़ेगा यहाँ पर, जो अब क्वेश्चन किया। क्योंकि हम संवाद वाला प्रक्रिया हमारे परिवार में होता है नहीं कभी भी। हम जो संवाद की बात कर रहे हैं ना बाबा जी, संवाद की बात, तो संवाद ना परिवार में होता ही नहीं। ये तभी संभव है जब सबका अध्ययन हो जाता है या होने के क्रम में है, तब हम संवाद कर पाते हैं। अभी तो वाद विवाद ही होता है, हम बैठते हैं संवाद के लिए लेकिन वाद विवाद ही होता है। तब तक क्या करना है, धैर्य बनाकर चलना है। धैर्य का मतलब यही होता है कि स्नेह को बना के चलना है, और उसको मतलब जो न्याय की बात कर रहे हैं अपन, कि वो कभी भी टूटे ना, है ना। टूटे ना मतलब कि एक सेकंड भी अगर सामने वाला गलत भी बोल रहा है, गलत व्यवहार भी कर रहा है, तो मैं सबसे पहले कदम उठाया ना समझदारी की ओर बढ़ने के लिए, तो मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती कि मैं आहत ना हूँ। तो इस बात को बता बता करके इसमें चलना ही पड़ेगा, और एक न एक दिन पहुंचेंगे, और पहुंचने से सामने वाला बिल्कुल पहुंचेगा ही पहुंचेगा, वो दिखता ही है सामने। तो बहुत गड़बड़ियाँ सुंदर दीदी। सब हम में ही है, हम में ही है गड़बड़ियाँ, ऐसे करके हमको शुरुआत करनी है। ठीक है भैया, तो ये अभी ये पैसे का टाइम भी हो चुका है ओवर। तो बस अपन 5 पेज का आगे का बटन रखेंगे, और दीदी जो कि रखें, और आगे का आगे का वो पढ़ेगा भी और उसका सार भी रखने वाला है। तो हम दोनों को भी शामिल कर सकते हैं। चल भाई, मैं और पूनम बहन के भी टर्न आ जाना चाहिए एक बार, तो हम सब साथ साथ ही कर रहे हैं, सोचेंगे ये भी कर सकते हैं।
तो कौशल भैया भी बोल सकते हैं। अब देख लीजिए किसको आप रखना चाहते हैं। तो नेक्स्ट 5 पेज का और जो भी प्रश्न आज बचा होगा वो भी कर लेंगे। दीदी रेखा दीदी का प्रश्न है दीदी, उसको अपन परसों कर लेंगे। हाँ दीदी, और एक था 76 में जो आखिरी पैराग्राफ में, जी मानव अभी तक मूल्यों के पास गया ही नहीं, इसका थोड़ा फिर बताइए अगली बार। हाँ हम लोग ठीक। तो अभी फिर मूल्यों के पास गया होता तो मूल्य अभिव्यक्त होता, मतलब हम लोग अभी बिल्कुल जो सही बात है दीदी, हाँ, बहुत वो थोड़ा सुंदर बहुत सुंदर। ऊंचाई लिख के फिर भेज हाँ देंगे व्हाट्सएप पे, बिल्कुल जैसे भी। बिल्कुल बहुत सुंदर। बिल्कुल दीदी। हाँ तो अब और किसी का कुछ है तो नहीं ना, बस 2 प्रश्न है, बाकी तो व्हाट्सएप में डालेंगे सब, है ना। ठीक है, तो अपन इसी के साथ ही क्लास का समापन तो करते हैं। नेक्स्ट टाइम में क्या ये 5 पेज जो आज का था उसके आगे का 5 पेज अपन करेंगे कि अभी जो 5 पेज नहीं हुआ है वही करेंगे? हाँ अभी जो 5 पेज नहीं हुआ है वही करके आएंगे भैया। अपन 74 से लेकर के 79। 79 तक का पेज था। हाँ 79 तक के अच्छा पेज को फिर से अपन रीडिंग करेंगे, क्वेश्चन अच्छे से निकालेंगे कि बहुत अच्छा है, इसमें अच्छे से क्वेश्चन है। रेखा दीदी का क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मैं तो भी 26 में गई ही नहीं थी, मैं सोची 74 तक ही फिर से ले लेती हूँ, क्या सोच रही थी मैं। ठीक है बढ़िया है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही मस्त है, दोनों क्वेश्चन ही बहुत ही बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है एकदम। अपन मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति लगातार सुने हैं तो उसको ठीक से समझ लेंगे अपन, मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति क्या है, मतलब न्याय को बहुत अच्छे से समझ लेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा रहेगा हमारा आगे का परिवार में जीने की स्थिति। अब जैसे मैं, मेरे घर में मैं, मेरी बहन और मेरे भाई रहते हैं, तो भी क्या क्या दिक्कत है ये कैसे सॉल्व किए उसको भी अपन एग्जाम्पल के रूप में रखेंगे, तो फिर स्थिति जो बहुत अच्छी बनी है अभी वो भी आप लोग को प्रेरित करेगा ही, मतलब करने में आप लोग को आसानी होगा। जो करके देखा हुआ रहता है वो बताने से फिर क्या अपन भी कर सकते हैं इसको। ठीक है दीदी, एग्जाम्पल उससे देते जोड़ते रहिएगा। हुए बात रखेंगे समझ, बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ ही रखेंगे, जो 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 चीज क्लियर रहता है ना उसी में ताकत बनती है बताने में। बाकी तो बाबा जी का तात्विकता के आधार पे बताओ वो ठीक ही है, तो बहुत सुंदर जाता ही है। बाकी जो जो हम करके पाए उसको बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो ठीक है अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना। आप लोग जिज्ञासा डाल दीजिएगा। और बहुत बढ़िया था क्वेश्चन, मैंने पूनम, क्योंकि पूनम जी लगातार दे रही है तो ऐसे बीच में हम लोग सोचते हैं कि एक कोई बहन बोलते रहे तो उनके फ्लो में चलता रहे तो बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे को सुनने को भी मिलता है बढ़िया से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं भैया परसों। जी दीदी। नमस्ते सभी सभी को को। नमस्ते, दीदी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। दीदी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते सभी सभी को, को। नमस्ते।